हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान की ये विशेषता भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी भी है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पास हम देखते हैं कि 2019 में एक विधेयक लाया गया जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से आया गया। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू हैं उनको अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो उनके लिए बहुत ही सरल कर दिया गया कि उन्हें भारत में 6 साल रहना होगा, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। ये पहले था 11 वर्ष के लिए। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। समस्या ये होती है उन मुस्लिमों का क्या जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने बहुत मुश्किलों में अपना समय बिता रहे हैं। जैसे कि अहमदिया जो हैं उन्हें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दुर्दम स्थिति में देखा गया है। उसी तरह रोहिंग्या को भी हम देखते हैं कि म्यांमार और बांग्लादेश में उनका क्या स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ पास सबसे बड़ा समस्या ये उत्पन्न हुआ कि आखिर कोई भी देश जहाँ लोकतांत्रिक रूप से या कहा जाए मूल अधिकारों में दिया गया है कि किसी के साथ धार्मिक रूप से विभेद नहीं किया जा सकता, वहाँ CAA को लाना और इस पैटर्न में लाना ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा था। और इसका विरोध स्टूडेंट यूनियन JNU के जो है उन्होंने किया और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई जो कि अगेंस्ट हेट था कि इस तरह से हिंदू मुस्लिमों के बीच आप नकारात्मक जो विभेद पैदा मत करिए। और इससे हुआ भी एक चीज़ कि जो उमर खालिद जो है इसके नेता थे जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और फिर एक स्टूडेंट नेता के साथ पूरी विचारधारा जुड़ गई और बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया कि हाँ ये तो गलत है। चाहे वो हिंदू कम्युनिटीज़ हो या मुस्लिम कम्युनिटीज़ हो, बहुत लोगों ने इसका समर्थन किया कि जो CAA में ये अमेंडमेंट आया गया है इसमें बहुत ही परेशानी है, इसमें सुधार होना चाहिए और इसमें उन मुस्लिमों को भी संरक्षण देने की बात होनी चाहिए। क्योंकि उस समय ये भी था कि बंगाल में और असम में बहुत सारे ऐसे कहा जाए हिंदू बांग्लादेशी थे जो कि रह रहे थे और अगर इस तरह का विधेयक लाया जाए तो उसके साथ साथ क्या हो जाता कि बहुत बड़ा एक वोट प्रतिशत भारत से कंटेनमेंट जोन में चला जाता, उनकी नागरिकता रद्द हो जाती। तो इस CAA और NRC के दोनों के प्रभाव से बहुत ज़्यादा जो मुश्किलों में पड़े वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे। और मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने जब इसका विरोध किया तो कुछ मुख्य नेता उभर के आए JNU से, जैसे कि आपके उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, और इनको फिर बाद में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए उन दंगों का मेन किरदार बताकर या कहा जाए प्लानिंग साजिशकर्ता के रूप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और UAPA एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोस्तों यहाँ पास सिर्फ इतना ही बात नहीं है, यहाँ पास बात होती है कि बिना पेशी, बिना मुकदमे के, बिना जांच के और बिना किसी आरोप के सत्य पाए जाने के बिना भी 4 साल आज उसे कैद में रखा गया है। तो दोस्तों 2020 से 2024 तक में आज तक उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा जेल के अंदर है और आज पूरा इंडिया पूछ रहा है कि जब CJI खुद ही आपके बोल रहे हैं कि जेल एक अपवाद है, बेल एक नियम है, तो ये नियम उमर खालिद के लिए क्यों नहीं है, ये गुलफिशा फातिमा के लिए क्यों नहीं है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप हो जाती है जब एक छात्र नेता का जिक्र होता है। तो दोस्तों यही एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे संवैधानिक तंत्र की या कहा जाए हमारे देश की कि यहाँ अपराधी को तो सज़ा सरकार दे नहीं पाती है, लेकिन जिसका अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ है उसे भी इस तरह से निषिद्ध रखा जाता है, उसे भी इस तरह से कैद में रखा जाता है। तो दोस्तों ये हिटलर शाही का भी एक रूप है, अगर आप मानना चाहेंगे तो ये हिटलर शाही भी है। और दूसरा, अगर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो 4 साल तक किसी को कैद में रखना, ये तो किसी का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी हनन दिखाई देता है। और दोस्तों इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन मानते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।